किसानों को लूटना हमेशा चलता रहेगा, किसानों को लूटना हमेशा चलता रहेगा, झूठे दिखावे का बहाना हमेशा चलता रहेगा, किसानों को ही लूटना उनका मकसद रहेगा, किसानों को ही लूटना उनका मकसद रहेगा, बस झूठी हमदर्दी दिखाने का बहाना चलता रहेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं धर्मतंत्र। आज बात करने वाला हूं किसानों के उन राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में जो किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं, जो किसानों के लिए झूठा आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा है, उनकी गर्दन में फांसी का फंदा डाल दिया है। अब किसानों को बचाने वाला कोई नहीं है। आज हम इसी रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग किसान आंदोलन में इंटरेस्टेड हैं, जो किसान आंदोलन को समझना चाहते हैं, उन लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको रियलिटी पता चलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, किसान आंदोलन के झूठे राष्ट्रवादी नेताओं की रियलिटी जानने से पहले हम कृषि कानून को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद में हम आपको रियलिटी बताएंगे। मुझे पता है आपने उसको पढ़ा होगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा और भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आपको सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ समझ में आ जाएंगी कि राष्ट्रवादी नेता किस प्रकार से आपको छल रहे हैं, किस प्रकार से आपकी गर्दन में इन्होंने फांसी का फंदा डाल दिया है। तो सबसे पहले नियम की हम बात करते हैं। जो सबसे पहला नियम है, उसमें कहा गया है कि आप अपने अनाज को कहीं भी बेच सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप केवल मंडी में ही बेचें। आप अपने अनाज को दूसरे प्रदेश में जाकर बेच सकते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर बेच सकते हैं, किसी भी स्थान पर बेच सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हैं। उसको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। और वहाँ पर जो मंडी में आपको शुल्क देना पड़ता है ना मंडी का, वो भी अब आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर वहाँ पर कोई अनाज खरीदेगा तो वो वैसे ही खरीदेगा, उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे कि आप वहाँ पर कोई केला बेचने जाते या कोई सब्जी बेचने जाते, तो अगर 1 क्रेट होती तो उस पर 15 रुपए आपको देने पड़ते थे, लेकिन अब वो आपके बच जाएंगे। अगर उनको लेना है तो ले, अगर नहीं लेना है तो आप अदर साइड बेच सकते हैं, लेकिन आपको मंडी का वो किराया नहीं देना होगा। यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसानों की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी से किसानों को वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार का पक्ष है कि जैसी एमएसपी पहले थी वैसी ही अब रहेगी। तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है? एमएसपी पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी ही है। अब किसान आंदोलन के राष्ट्रवादी नेता क्या कह रहे हैं कि भाई साहब एमएसपी निर्धारित करो, नहीं तो हम आंदोलन और भी अधिक तेज करेंगे। वाह, क्या बात है, आपने एमएसपी निर्धारित करने के लिए कह दिया, लेकिन क्या यह मांग उचित है? अगर किसान कहीं पर भी अपना अनाज बेचने जाएंगे तो उनको जो प्रॉब्लम होगी, आपको पता है, अगर आप किसी भी गाड़ी में अपने अनाज को लेकर जाते हैं तो आपको कानूनी परेशान करता है, आपको प्रशासन ही परेशान करता है। आपकी जो प्रॉब्लम की जड़ थी आपने उसको नहीं रखा, आपने बोल दिया कि भाई साहब एमएसपी निर्धारित करो। लेकिन आप पहले क्या मर गए थे? आप वही राष्ट्रवादी नेता हैं जो आज आंदोलन कर रहे हैं। कल आपकी सरकार थी तो आपने एमएसपी को निर्धारित क्यों नहीं किया? 70 साल तक आपने राज किया, लेकिन आपने एमएसपी निर्धारित नहीं की। लेकिन आज आप एमएसपी निर्धारित करने के लिए कह रहे हैं, जिससे कि आप अपनी गंदी राजनीति कर सकें और किसानों को मोहरा बना सकें। लेकिन किसानों के लिए जो उचित मांग होती, अगर ये समझदारी से काम करते, अगर किसानों के लिए उचित मांग रखते, तो यही मांग रखते कि अगर किसान अदर स्टेट में बेचने के लिए जाएंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उसके लिए आपको कानून बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके लिए कानून क्यों बनवाएंगे? तब उनकी भड़वागिरी नहीं होगी, तब उनकी राजनीति नहीं होगी, तब उनकी राजनीति की रोटियां नहीं सेकेंगी। क्योंकि किसानों को प्रॉब्लम हो तो होने दो, लेकिन उनकी राजनीति होनी चाहिए। उन्हें तो भैया एमएसपी चाहिए, उनको एमएसपी निर्धारित चाहिए। एमएसपी से तो उनका काम होने वाला है, वही तो किसानी कर रहे हैं, वही तो खेती कर रहे हैं, उनको ही तो प्रॉब्लम है। राष्ट्रवादी नेता बनते हैं, लेकिन इनके पीछे की सोच सामने आ ही जाती है। अगर आप समझदार हैं तो आप समझते हैं, अगर आप अपने अनाज को बेचने जाते हैं, अगर आपकी ट्रॉली ओवरलोड थोड़ी सी भी हो जाती है, चाहे वो ओवरलोड ना हो, लेकिन इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होती है, आपको बेफालतू में पकड़ लिया जाएगा, आपको पैसे देने होंगे और वो प्रशासन पैसे वसूलता है। तो उसके लिए कोई कानून होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए कानून नहीं बनेगा भाई साहब, क्योंकि वो 20 रुपए लेकर आपकी ट्रॉली को छोड़ देते हैं, या 100 रुपए लेते हैं या 200 रुपए लेते हैं, उनका काम हो जाता है, उनका तो खर्चा चल जाता है। तो फिर उनका खर्चा कहाँ से चलेगा? और यही चाटुकार लोग उनको पालते हैं और उनका पेट भरते हैं, और वो लोग अपना पेट भर रहे हैं और आप लोग उनका पेट भर रहे हैं। आपकी गर्दन में फंदा पड़ने वाला है और
और आपको बचाने वाला कोई नहीं है। अब हम दूसरे कृषि कानून की बात करते हैं। जो दूसरा कृषि कानून है उसमें क्या कहा गया, उसमें भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। अब भाई साहब जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो गई तो सबके होश ठिकाने लग गए कि भाई साहब ये क्या बात कर दी, अब तो हम लुट जाएंगे, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, अब तो हमारी खेती छीन ली जाएगी, अब तो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। किसानों को इस तरह से बरगलाया गया है। लेकिन किसने बरगलाया? राष्ट्रवादी नेताओं ने, वही राष्ट्रवादी नेता जो किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस रियलिटी को थोड़ा सा समझिएगा, अगर आप समझते हैं तो आपको पता चलता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि आप अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी के साथ करेंगे और वो कंपनी आपकी फसल को ले जाएगी। लेकिन अगर वो कंपनी निर्धारित दामों में आपकी फसल को ले जाती है तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भटकते हैं, जगह जगह अपने अनाज को बेचते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बेच पाते हैं और आपको उचित मूल्य नहीं मिलता है और बिचौलिया बीच का खा जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपके अनाज को ले जाती है तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, आपको तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और आपका टाइम ही बच जाएगा। लेकिन इस चीज को किसने समझा? इन्होंने किसानों को पता क्या बरगलाया कि आपकी खेती छीन ली जाएगी, आपकी खेती कंपनियों की हो जाएगी। भाई साहब कंपनियों की खेती क्यों हो जाएगी? आपकी खेती आपके नाम, पहली बात। दूसरी चीज, आपने कॉन्ट्रैक्ट किसका किया? आपने कॉन्ट्रैक्ट किया फसल का, ना कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई साहब हमने जमीन का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब आप जो कहोगे हम वही करेंगे, हम आपके गुलाम बन चुके हैं, हम आपके चाटुकार बन चुके हैं, जैसा कि ये लोगों को चाटुकार बनाते हैं। ये राष्ट्रवादी नेता किसानों को बरगला रहे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की रियलिटी क्या है कि अगर कोई कंपनी आती है तो वो निर्धारित दामों पर हमारे अनाज को खरीदे, लेकिन अगर वो पीछे हट गई तो क्या होगा? लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन छिन जाएगी, किसानों को प्रॉब्लम होगी, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बताइएगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारी एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहिए, उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए किसानों के हित में एक कानून बनना चाहिए था, यह मांग रखनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ये मांग नहीं रखी। अगर ये मांग रख देते तो इनकी राजनीति नहीं होती, इनकी पॉलिटिक्स नहीं होती, इनकी राजनीति की रोटियां नहीं सिकती और ये लोग किसानों को मोहरा नहीं बना पाते। इसलिए इन्होंने क्या किया कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बदनाम कर दो कि किसानों आपकी जमीन छीन जाएगी, कंपनियां आपकी जमीन छीन लेगी और आप क्या करेंगे? अब भाई साहब जब आपकी जमीन छिन जाएगी, जब आपकी कमाई का जरिया छिन जाएगा तो आप तो बौखला जाएंगे और आप वैसे ही कूद पड़ेंगे। और इन्होंने यही किया और किसानों के अंदर आग लग गई और वो आंदोलन में कूद पड़े। अब आप एक बात सोच कर देखिएगा कि आपकी एक दुकान है, अगर उस दुकान को कोई छीन ले तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपकी कमाई का जरिया वही है तो आपको तो प्रॉब्लम होगी, तो आप आंदोलन में उतर आएंगे। वही किसानों के साथ हुआ, उनको इस तरह से भड़काया गया। लेकिन अगर वास्तव में रियलिटी समझी जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से केवल एक ही प्रॉब्लम है कि अगर हमारी फसल में कुछ भी नुकसान होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से हट गई तो फिर क्या होगा? यह मांग रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। हमारे यहाँ गन्ने की फसल होती है, आपके यहाँ भी होती होगी। आपको पता है कई बार गन्ने की फसल में आग लग जाती है। जब गन्ने की फसल में आग लग जाती है तो आपके गन्ने की फसल बुरी तरह से झुलस जाती है। इसके बाद में अगर आप किसी कोल्हू पर बेचने जाते हैं तो वो बहुत कम दामों में लेता है और आपको बहुत अधिक नुकसान होता है। लेकिन अगर किसी कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी गन्ने की फसल में आग लगती है तो आपको तुरंत पर्ची दी जाती है। इसके बाद में आप उस सारी फसल को उस कंपनी को दे सकते हैं और आपकी फसल उसी भाव में जाएगी, उसी दाम में जाएगी। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर ये प्रॉब्लम होती तो फिर आप कोल्हू पर नहीं जाते, और अगर आप कोल्हू पर जाते तो फिर क्या होता? आपको नुकसान होता। अब क्या हुआ? अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है और अगर वो सही दामों में आपके अनाज को लेती है तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप किसी मंडी में जाएंगे, अगर आप किसी दल्ले के पास जाएंगे, अगर आप किसी दलाल के पास जाएंगे तो वो आपको लूट खाएगा। और यही तो हो रहा है और इसी चीज को खत्म करने का सरकार ने प्रयास किया है। लेकिन इन लोगों ने झूठा बदनाम किया, इन्होंने बड़ा चढ़ाकर चीजों को दिखाया। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल एक ही प्रॉब्लम होती है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से हटती है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें कोई कानून चाहिए जिससे हम कंपनी के खिलाफ न्याय की मांग उठा सकें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो मांग नहीं रखी जो किसानों के हित में होती है, उन्होंने वो मांग रखी जो व्यापारियों के हित में है, जो इनके चाटुकार हैं उनके हित में, जिनसे पैसे वसूलते हैं। और इसीलिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के हित में कानून है तो भाई साहब इनकी राजनीति नहीं होगी, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। अब हम तीसरे कानून की बात करते हैं कि भाई साहब उसमें क्या चीज़ है, उसमें क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। तो उसमें इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने
कहा है कि आप आवश्यक वस्तुओं को स्टोर कर नहीं रख सकते। पहले कानून था कि कुछ आवश्यक वस्तुएं हैं खाने पीने की जिनको आप रख सकते हैं, लेकिन अब आप उनको स्टोर कर नहीं रख सकते, आपको बेचना होगा। अब पता है लोगों का क्या कहना है कि भाई साहब कंपनियां अपने पास स्टोर कर लेंगी, और जब कंपनियां अपने पास स्टोर कर लेंगी तो बाजार में महंगाई बढ़ जाएगी और किसानों को इसी तरह से बरगलाया जा रहा है। लेकिन सरकार ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त शक्तियां हैं, जिस तरह से चाहें चीज़ों को उस तरह से बिकवा सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अपनी शक्ति को यूज करना जानते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं सरकार के पास शक्तियां हैं और वो उनको यूज कर सकती है, तो वहाँ पर महंगाई नहीं बढ़ेगी क्योंकि सरकार चाहेगी। लेकिन आप खुद सोच कर देखिएगा कि अगर सरकार चाहेगी तभी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर सरकार ने नहीं चाहा तो क्या होगा? तो भाई साहब आप फिर से आंदोलन करेंगे और वही चीज़, तो वहाँ पर एक कानून बनना चाहिए। लेकिन एक बात आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर व्यापारियों का क्या होगा? भाई साहब जो व्यापारी स्टोर कर रखते थे, जो बेचते थे, वहाँ से उन लोगों को मुनाफा होता था, वो मुनाफाखोरी करते थे। आपको पता 50 रुपये किलो आलू बिक रहा था, वो स्टोरीकरण के कारण ही हुआ था। उन्होंने बहुत अधिक स्टोर कर लिया था, अब लोगों के पास था नहीं, जब लोगों के पास था नहीं तो उन्होंने मनमानी से बेचा। अब आप यहीं से सोच कर देखिएगा, अगर कंपनी के पास है और सरकार का कानून बना हुआ है तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार उन चीज़ों को उसी तरह से बिकवाएगी जिस तरह से बिकनी चाहिए और वहाँ पर महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन इन लोगों ने उस पर कानून बनाने की बात ही नहीं की, उन्होंने बेफालतू के कानून को बनाने की बात कर दी। अब आप क्या सोच सकते हैं इन लोगों के बारे में? इन लोगों ने इस तरह से किसानों को बरगलाया है और किसानों को पूरी तरह से बदनाम करने का प्रयास किया है और उनको लूटा है और उनकी गर्दन में फंदा डाला है। अब आप समझो भाई साहब, तीनों कृषि कानून इस तरह से थे और इन कृषि कानूनों में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन इन लोगों ने किसी भी प्रॉब्लम को सरकार के सामने रखा? कोई भी मांग उठाई? इन्होंने वो मांगे उठाई जो व्यापारियों के हित में थी और वो मांगे उठाई जिनका कोई महत्व ही नहीं था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक कृषि कानून लागू होगा तो है ही, क्योंकि इस चीज़ को कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो उसका भी कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सही मांगे नहीं रखी, और जब आप लोगों ने सही मांगे नहीं रखी है तो फिर क्या होगा? आप लोगों को लूटा जाएगा, आप लोगों को मारा जाएगा, आप लोगों में भूखमरी मचेगी और ये लोग आराम से ऐश करेंगे क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स हो गई। आपको पता है बहुत सारे लोग बौखलाए हुए हैं और इन लोगों का वोट बैंक बन चुका है और ये लोग यही कर रहे हैं, ये लोग सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको इन्होंने काट से मार दिया, आपकी गर्दन में फंदा डाल दिया, आप लोगों को फांसी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से हटती है तो फिर क्या होगा? क्योंकि इन लोगों ने उसके लिए कोई मांग ही नहीं रखी, उसके लिए उन्होंने कोई कानून बनाने की बात नहीं की। इन्होंने एमएसपी की बात की, लेकिन इन्होंने रियलिटी की बात नहीं की कि वहाँ पर प्रशासन हमसे वसूली करता है, उसको कौन रोकेगा? और जो मंडियों में चीज़ें स्टोर की जाती हैं, जो कोल्ड स्टोर में चीज़ें स्टोर की जाती हैं, आपसे 2 रुपये किलो चीज़ें ली जाती, इसके बाद में आपको 20 रुपये किलो चीज़ें दी जाती, उनको कौन रोकेगा? उनको कोई रोकने वाला नहीं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि भाई साहब उनको इनसे कमीशन मिलती है। आपको पता है क्या होता है? 5 रुपये की कमीशन इन्हें मिल जाती है, 10 रुपये की कमीशन वो ले लेते हैं, और हुआ क्या? 20 रुपये किलो चीज़ आपको मिल गई। कमीशन ये लोग भी खाते हैं, ये लोग आपका काट रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और उन व्यापारियों को फायदा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर चीज़ें कंपनी के पास जाएंगी तो बीच के बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, इनकी मर जाएगी रेट और फिर क्या होगा? ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए व्यापारियों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी वाले इनको कमीशन देने वाले नहीं है, वो व्यापारी लोग इनको कमीशन देंगे, वो आड़ती लोग इनको कमीशन देंगे, वो लोग इनको कमीशन देंगे जो लोग खुद कमीशन खाते हैं, जो लोग घपला मारी करते हैं। लेकिन कंपनी के पास जब चीज़ें जाएंगी तो भाई साहब कंपनी कमीशन क्यों देगी? वो तो भाई साहब टैक्स देती है। अब जब कंपनी टैक्स देगी तो इनकी फटेगी, इनको इनकम नहीं मिलेगी, इनको कमीशन नहीं मिलेगी। ये लोग व्यापारियों की बात कर रहे हैं, ये लोग आपकी बात नहीं कर रहे हैं। आपने तीनों कृषि कानूनों को देखा इस वीडियो में, आपने देखा कि उनमें जो खामियां थी उनके लिए इन्होंने एक भी मांग उठाई? एक भी मांग नहीं उठाई। इन्होंने व्यापारियों के लिए मांग उठाई, इन्होंने आपका इस्तेमाल किया, आपको बरगलाया, आपको भड़काया और अपना वोट बैंक बनाया और मोदी सरकार को गिराने का प्रयास किया। आप बेशक मोदी सरकार को गिरा दीजिएगा अगर वो गलत कर रहे हैं, लेकिन इन भोले वाले किसानों को इस्तेमाल मत कीजिएगा, इन भोले वाले किसानों को मत भड़काइएगा। अगर वहां पर किसान मर रहे हैं तो वो लोग मर रहे हैं, कोई नेता थोड़ी ना मरा है। ये लोग केवल आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी गर्दन में फंदा फंस चुका है। क्योंकि आपको पता है इस कृषि कानून में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को इन लोगों ने नहीं रखा, तो आपकी फटेगी ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। इन लोगों का तो उल्लू सीधा हो गया, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनको वोट मिलने चाहिए। आपको पता है कृषि कानून में जो खामियां हैं उसकी आवाज़ किसी ने भी नहीं उठाई है। आप लोग वहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं,
आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग बदनामी झेल रहे हैं, और वहाँ पर ये लोग खालिस्तानी लोग ले आए, PFI संगठन वाले लोग ले आए केवल अपनी राजनीति करने के लिए, और वहाँ पर कुछ नहीं था। वहाँ पर बदनाम कौन हुआ? किसान हुआ। वहाँ पर खालिस्तानी कौन बना? किसान बना। वहाँ पर आतंकवादी कौन बना? किसान बना। वहाँ पर जिहादी कौन बना? किसान बना। इन्होंने किसानों को यूज किया, किसानों की रेड़ मारी और कुछ नहीं किया। आपकी गर्दन में इन्होंने फंदा डाल दिया और आप अब मरने वाले हैं। आपको बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने आपके लिए उचित मांगे नहीं रखी। केवल आपको लूटा है, केवल आपको बदनाम किया है, केवल आपको जिहादी बनाया है, केवल आपको खालिस्तानी बनाया है, केवल आपको आतंकवादी बनाया है, और कुछ भी नहीं किया है। यही रियलिटी है। इस रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझते हैं तो परिणाम आप देख लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर ये रियलिटी आपको समझ में आई हो, तो और भी लोगों के पास ये वीडियो शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चाटुकार, इन हरामखोर नेताओं की रियलिटी पता चल सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।